वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदी मैम और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, कौन सा, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जो चैप्टर है वापस मैंने बताया 3 तरीके से पढ़ा रही हूँ। पहले हम उसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर थ्योरी के अंदर जो टॉपिक है तो टॉपिक वाइज हम क्या पढ़ रहे हैं, उसके एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं, और आखिरी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो हम सारे सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम। कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ मिस करो या ना करो ये तो मिस करना ही नहीं है क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, कहाँ पे? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है आपको कंटेंट इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, वो भी फ्री, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, और अब तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी, CUET हो गया, नीट हो गया, JEE हो गया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो वापस वही क्या पैटर्न है, हम करेंगे कीवर्ड को अंडरलाइन, फिर उसके बाद ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। वापस कुछ भी टिक मार के नहीं आ सकते क्योंकि क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी? तो नेसेसरी क्या हुआ, तुम्हारा कीवर्ड हुआ। ठीक है, फॉर इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन टू टेक प्लेस, मतलब वो पूछ रहा है बताओ इनमें से कौन से जरूरी है अगर नेचुरल सिलेक्शन करवाना है तो। अब अगर ध्यान से देखो तो बोलोगे मैम यहाँ तो 5 ऑप्शन है, तो 5 ऑप्शन है तो ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। नहीं, यही गड़बड़ कर लेते हो। पूरा क्वेश्चन देखो ध्यान से। 5 ऑप्शन जरूर है पर देखो आगे भी क्या है, उसके फर्दर ऑप्शंस दिए हुए हैं, मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो हम क्या करेंगे, एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, टिक क्रॉस लगाएंगे और फिर देखेंगे क्या हमारे ऑप्शन जो हमने देखे हैं क्या वो ऑप्शन 4 जो ऑप्शन दिए उसमें अवेलेबल है कि नहीं। तो पहला देखते हैं, ऑफस्प्रिंग रिजेंबल देयर पेरेंट्स मोर देन अदर इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। हाँ भैया, ये तो होता ही है नेचुरल सिलेक्शन में। बताओ क्यों? हम बोलते ही हैं कि जो भी मम्मी पापा के कैरेक्टर हैं वो कहाँ पास ऑन होंगे, अगली जनरेशन में या प्रोजेनी में। तो बट ऑब्वियस जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने माँ बाप की तरह तो दिखेंगे ही, तो रिजेंबल तो करेंगे ही ना एज कंपेयर टू कोई अदर इंडिविजुअल। अरे तभी तो पता चला ना कि ये इनके बच्चे। अब देखो जैसे तुम लोग हो तो, या तुम हो या मैं हूं, तो मैं अपने मॉम डैड की तरह दिखती हूँ, या और ज्यादा ऊपर गए, एक जनरेशन ऊपर गए तो दादा दादी नाना नानी की तरह दिखती हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं अपने पड़ोस वाले जैसे दिखूंगी, नहीं ना। क्यों? क्योंकि मेरे मॉम डैड के जो कैरेक्टर है वो मेरे में पास ऑन हुए। अब मेरे में जो कैरेक्टर पास ऑन हुए मैं अपनी अगली जनरेशन को पास ऑन करूंगी और यही सीक्वेंस चलता रहेगा। तो हम बोलते ही हैं कि पेरेंट्स क्या करें, अपने कैरेक्टर अपनी अगली जनरेशन मतलब प्रोजेनी को पास ऑन करें। तो बट ऑब्वियस सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी किसके बीच में रहेगी, उन्हीं 2 इंडिविजुअल के बीच में जो एक कैरेक्टर अगले को पास ऑन कर रहा है, बट किसी और से मैच नहीं करेगी। हाँ ठीक है, मैच करेगी पर ज्यादा किससे रहेगी, इससे। अगर अब याद होगा तो मैंने बोला था हर इंसान कितना एग्जैक्ट परसेंट सेम है, 99.9% हम लोग सब एक जैसे हैं। तो बोलोगे मैम वो सिर्फ 0.1 के कारण इतना अंतर आ रहा है। करेक्ट, उस 0.1 के कारण ही इतना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो मैम फर्स्ट वाला ऑप्शन तो है। अब अगर बोलो अपन यहाँ पे लगाते हैं कौन सा, डिडक्शन मेथड है ना, टाइम बचाना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे, टाइम कम है और नेगेटिव मार्किंग है। तो देखो इतना क्लियर हो गया कि जो ऑप्शन है उसमें फर्स्ट तो होना ही चाहिए। तो देखते हैं अब जरा, तो फर्स्ट तो होना ही चाहिए, तो इसमें फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट नहीं है तो ऑटोमेटिक बाहर, इसमें नहीं है तो ये ऑटोमेटिक बाहर। आई बात समझ में? क्या ये शॉर्ट ट्रिक है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो देखो इतना तुम क्लियर हो गए, इतने 110% श्योर हो कि फर्स्ट तो होना ही चाहिए। अब तुमने जब ऑप्शंस देखे तो 2 में था, 2 में नहीं था, लो KBC का 50-50 हो गया, तो आधे ऑप्शंस तो वैसे ही बाहर हो गए। अब तुम्हें चूज करने सिर्फ 2 में, फिर भी अपन सारे स्टेटमेंट तो पढ़ेंगे ही। डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल एग्जिस्ट एंड लीड टू डिफरेंट नंबर ऑफ सक्सेसफुल ऑफस्प्रिंग बीइंग प्रोड्यूस। अभी तो बोला कि 99.9% क्या है, हम सेम है, पर वो 0.1 की वजह से क्या हो रहा है, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है मैम, वेरिएशन आ रहा है। वेरिएशन के कारण क्या हो रहा है, हर इंडिविजुअल, भले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स अपने मॉम डैड से लिए पर हर इंडिविजुअल क्या है, डिफरेंट है। और डिफरेंट है मतलब वेरिएशन इज अ बेटर चांस फॉर सर्वाइवल इन नेचुरल सिलेक्शन। तो बिल्कुल सही, डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल एग्जिस्ट होगा ही एंड लीड टू डिफरेंट नंबर ऑफ सक्सेसफुल ऑफस्प्रिंग बीइंग प्रोड्यूस। बिल्कुल सही। चलो आगे भी पढ़ लेते हैं। इंडिविजुअल एडजस्ट देयर डेवलपमेंट डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट। देखो यहाँ उल्टा लिखा है, क्या बोल रहे थे, ये क्रॉस है। क्यों? वो बोल रहे कि इंडिविजुअल अपना डेवलपमेंट अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। अब बोलोगे मैम ये सही तो है, क्यों सही है?
तुम अब एग्जाम्पल देखो कि दोगे कि मैम हमने टर्म 2 में एडाप्टेशन में पढ़ा था कि जो फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन रहता है, जैसे हमने पढ़ लिया जो हाइट एल्टीट्यूड सिकनेस रहता है उसमें बॉडी अडेप्ट करती है, वापस अडेप्ट कर रही है, डेवलप नहीं कर रही है। बात समझो, दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अडेप्ट कर रही है मतलब उस टाइम बीइंग के लिए, जैसे अब हाइबरनेशन हुआ या एस्टिवेशन हुआ, वो पर्टिकुलर सीजन को टॉलरेट करने के लिए वो एनिमल सो रहा है, डीप स्लीप में जा रहा है, सस्पेंड कर रहा है अपना मेटाबॉलिज्म। अब मैं बोल रही हूँ सस्पेंड कर रहा है अपना मेटाबॉलिज्म, मतलब अपना जितना भी सेलुलर एक्टिविटी कुछ टाइम के लिए रुक गया है। और ये लिखा है डेवलपमेंट, उसका जस्ट उल्टा, मतलब पूरा सारी चीजें होने लगे। मतलब मैम अगर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाए तो ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा साउंड कर रहा है कि अगर तुमको उठा के मैंने बोल दिया तुम्हें स्विमिंग नहीं आती, ठीक है, अपन ये स्टेटमेंट चल रहा है, इसको एक्चुअल में लेके चल रहे हैं, तो तुमको स्विमिंग नहीं आती, ठीक है, मैंने उठा के बोला कि आज से तुम पानी में ही रहने वाले हो, तो सिंस पानी तुम्हारा हो गया एनवायरमेंट, तो अब तुम्हारा एडजस्ट नहीं, अब तुम्हारा डेवलपमेंट ऐसे होगा कि तुम्हारे हाथ जो है वो फिन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं मैम ऐसा तो नहीं होता, तो नहीं होता ना, तो ये स्टेटमेंट तो वही बोल रहा है कि इंडिविजुअल एडजस्ट करेगा उसका डेवलपमेंट। अरे डेवलपमेंट एडजस्ट करना अपने हाथ में नहीं है। पहली बात, हम सिर्फ अडैप्ट कर सकते हैं। अडैप्ट मतलब ओरिजिनल वही सर चल रहा है सब फिजियोलॉजी, थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन आया है। यहाँ वर्ड लिखा है डेवलपमेंट, मतलब बनना चाहिए था हाथ, पर सिंस मैम ने बोला आज से तुम पानी में रहने वाले हो, तो चलो हाथ कन्वर्ट हो जाएगा फिन में, क्योंकि अब मेरा डेवलपमेंट उस अकॉर्डिंग होगा जिस अकॉर्डिंग जिस एनवायरमेंट में रह रही होता है। क्या ऐसे? फिर ऐसे तो भैया जो स्विमिंग करने जाएंगे सब जल परी या परा बन के निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। हम ह्यूमन ही रहते हैं, हमने क्या किया, अडैप्ट कर लिया, स्विमिंग सीख ली, ये है हमारा अडैप्टेशन। और डेवलपमेंट अगर मैं बोलती तो हाथ और पैर फिन्स में कन्वर्ट हो जाते, फिन्स और टेल्स में, ठीक है। चलो, तो ये मैम गलत है। वापस, एवरी इंडिविजुअल हैज अ डिजायर टू हैव मेनी ऑफस्प्रिंग। हाँ, डिजायर हो सकता है पर जरूरी नहीं करे, मतलब ये कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और ऐसा कौन सा इंडिविजुअल है भैया कि एज हैव मेनी ऑफस्प्रिंग, कि चलो क्रिकेट टीम खड़ी करे, उसके बाद पूरा का पूरा मतलब फुटबॉल टीम खड़ी करे, ऐसा तो कोई ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि नेचुरल सिलेक्शन में कि एवरी इंडिविजुअल के पास डिजायर है कि जितने ऑफस्प्रिंग हो सके उतने करे। नहीं भैया, वापस नेचर में होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि उनको पता है। देखो समझो बात को, आप बोलोगे मैम ये स्टेटमेंट सही तो है, अगर हम डॉग्स को देख ले या फिर कैट्स को देख ले या फिर लायन या टाइगर्स, इन एनिमल्स को देख ले, तो समझो बात को, इनके होते हैं पप्स, एक टाइम पे 8 पप्स होते हैं, पर बताओ मुझे उन 8 में से जिंदा कितने रहते हैं? 1 या 2। वापस क्यों? क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है। पर वही जो हम प्राइमेट्स पे आए या हायर वर्टिब्रेट्स पे आए या हायर मैमल्स पे आए, वर्टिब्रेट्स नहीं हायर मैमल्स पे आए, तो वो एक टाइम में एक ही बेबी कंसीव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एक ही करो पर उसका फुल एंड फाइनल डेवलपमेंट करो कि उसको सर्वाइव करवा सको। तो ये वाला जो कंसेप्ट है एज मेनी ऑफ ऑफस्प्रिंग, ऐसा देखा जाए तो वापस अगर यही लाइन में यूज करूं तो फिशेज में तुमको पता होगा कि 100, 500 एग्स देते हैं एक टाइम पे, पर उसमें सर्वाइव कितने करते हैं? वापस 2-3। मतलब याद रखो जितना नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, तो वो एनिमल को भी कहीं ना कहीं पता है कि मैं भले 100 एग्स दे रही हूँ, ठीक है, पर उसमें से सर्वाइव कितने करेंगे? 1 या 2 ही सर्वाइव करेंगे। तो ये वाली लाइन तो भैया गलत हो गई, ठीक है। चलो फिर देखते हैं, पॉपुलेशन टेंड टू ग्रो फास्टर दैन देयर फूड सप्लाई। अरे भैया ये तो पूरा ही गलत है, मतलब खाना कम है पर पॉपुलेशन हम ग्रो करेंगे बहुत ज्यादा, ये तो हमारे ग्रोथ कर्व के ही उल्टा बोल रहा है। अगर जहां रिसोर्सेस, अब फूड क्या हुआ, रिसोर्सेस हुआ कि नहीं, तो जहां रिसोर्सेस हुआ कम, वहां पॉपुलेशन क्या होने लगेगी? स्टेबल होने लगेगी, कम होने लगेगी। और जहां फूड रिसोर्सेज ड्रॉप हुआ तो ऑटोमेटिकली क्या होने लगेगा? मास डेथ। जो तुम लोगों ने टर्म 2 में जो 2 टाइप के ग्रोथ कर्व्स पढ़े थे, कौन कौन से? एक था जे शेप कर्व और एक था तुम्हारा सिग्मोइड कर्व। तो उसमें याद होगा, इसमें ये एकदम खत्म क्यों हो जाता है? क्योंकि रिसोर्सेस एकदम थे अनलिमिटेड और एकदम खत्म हो गए, तो क्या हुआ? या फिर वो हैबिटेट चेंज हो गया, तो एकदम क्या हुआ? मास डेथ हो गई। सिमिलरली जो सिग्मॉइड शेप कर्व है, एस शेप कर्व है, या जो रियलिस्टिक कर्व है, उसमें देखो पहले बढ़ा, पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मतलब लैग और लॉग फेज आने के बाद, लैग फेज और लॉग फेज आने के बाद क्या हुआ? इस जगह पे रिसोर्सेज अब क्या होने लगे? कम होने लगे। तो देखो ये कैसे बढ़ने लगा, ये वो वापस स्टेबल होने लगा कि भैया जितने रिसोर्सेज है उतना ही रखो, क्योंकि रिसोर्सेज अब हो गए लिमिटेड। फिर मैंने बताया था कि इसके बाद एक और आता है जो तुम्हारी बुक में नहीं दिया है, अब हम पढ़ेंगे,
CUET में, ये क्या है, डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब अब झुकने लगा, नीचे जाने लगा, कि अब अगर यहाँ तक वो स्टेबल हो रहा था, यहाँ एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा था, यहाँ इक्विलिब्रियम में आ गया और यहाँ क्या होने लगा, डिक्लाइन, वापस मास डेथ होने लगेगी। ठीक है, तो ये भी क्या है, गलत। तो मतलब मैम ऑप्शन क्या बचा, 1 और 2। तो देखो जरा 1 और 2 हुआ क्लियर। अब वापस हमने वैसे ही डिडक्शन मेथड से, देखो हमको सेकेंड थर्ड फोर्थ पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, हमने डायरेक्ट स्किप भी कर सकते थे, है ना। तो हमने देखा 1 होना चाहिए और उसके बाद 5th तो प्योर बकवास बोल रहा था। तो अगर तुम्हें 2 सेकेंड में डाउट भी है तो वो भी इस तरीके से तुम्हारा करेक्ट आंसर निकल आएगा। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच एन इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ विद करेक्ट जियोलॉजिकल एरा। मैंने बोला था कि जियोलॉजिकल एरा के ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये मान के चलो तुम्हारे CUET के पेपर में एक क्वेश्चन जरूर रहेगा जिसमें तुम्हें करेक्ट ऑर्डर पहचानना है या मैच द फॉलोइंग करना है, फिर उसके 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, ऐसा कुछ। किसके ऊपर पे, जियोलॉजिकल टाइमलाइन। अब वो टाइमलाइन ह्यूमन की भी हो सकती है, मतलब वो सीक्वेंस ह्यूमन इवोल्यूशन का भी हो सकता है, वो सीक्वेंस जो पूरा हमारे 2000 मिलियन ईयर से स्टार्ट किया था अभी तक, उसका भी हो सकता है। ठीक है, जो मैंने टेबल बनवाया था जिसमें अलग अलग क्या थे, तुम्हारे एरास थे, है ना, पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, फिर उसके उनके पीरियड्स और एपोचेस थे, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखो है यहाँ पे। तो देखते हैं अब सबसे पहले फर्स्ट मैमल प्री कैम्बियन, गलत। पहला मैमल कहाँ बना था भैया, जैसे ही डायनासोर खत्म हुए मैमल्स आ गए। तो डायनासोर किस में खत्म हुए थे, क्रिटेशियस में, तो पहला मैमल भी वहीं आ गया था उसके बाद। तो ये तो गलत है। और वो क्या पूछ रहे, करेक्ट। अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन, वापस अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन मीजोजोइक में नहीं था, सीनोजोइक में था। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है, मीजोजोइक, तो गलत। डोमिनेंस ऑफ डायनासोर, अरे डोमिनेंस ऑफ डायनासोर मतलब गोल्डन पीरियड ऑफ डायनासोर, तो मूवी का नाम क्या था, जुरासिक पार्क, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, जुरासिक। अब बोलोगे मैम यहाँ जुरासिक नहीं सीनोजोइक लिखा है, तो मुझे बताओ जुरासिक किसका पार्ट था, मीजोजोइक का, तो मीजोजोइक यहाँ होना चाहिए था, तो यहाँ तो सीनोजोइक लिखा है, गलत। अब आखिरी देखो, मूवमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑन टू लैंड, पेलियोजोइक, बिल्कुल सही। मतलब प्लांट भी अब धीरे धीरे वाटर छोड़ने लगे थे और एनिमल भी धीरे धीरे एम्फीबियस नेचर में आने लगे थे। कहाँ हुआ था, तुम्हारे पेलियोजोइक एरा में। हुआ क्लियर, एरा, हाँ एरा में। ठीक है, हुआ क्लियर। आगे मूव करें, तो ये था तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द गैलापागोस आइलैंड, जल्दी बताओ, गैलापागोस बोला तो क्या याद आता है मैम, डार्विन फिंचेस, डार्विन, चार्ल्स डार्विन। और वो कहाँ किससे घूमने गए थे, बीगल जो उनकी शिप है उससे, HMS बीगल। और क्या किया था उन्होंने, अडेप्टिव रेडिएशन का कंसेप्ट दिया था। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, द गैलापागोस आइलैंड हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इवोल्यूशनरी थिंकिंग फॉर मोर देन 150 ईयर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज not an example of evolutionary change that has been studied using species from Galapagos Island। वो पूछ रहा है बताओ इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, शॉर्ट टर्म स्पीशीज अडेप्टेशन टू ड्रॉट कंडीशन, शॉर्ट टर्म स्पीशीज। अच्छा अब बताओ, हमने गैलापागोस आइलैंड पे क्या पढ़ा था मैम, एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो एडेप्टिव रेडिएशन पहले बताओ और फिर उससे रिलेटेड जो जो मैच हो रहे हैं, तो वो आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूछा है कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। अच्छा ऐसे स्टार्ट करते हैं, गैलापागोस आइलैंड पे क्या पढ़ा था मैम, एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, अब एडेप्टिव रेडिएशन क्या बोलता है कि कॉमन एंसेस्टर होता है, करेक्ट। यहां देखो कॉमन एंसेस्टर होता है, जैसे ही कोई स्पीशीज माइग्रेट कर जाए या ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो जाए कुछ नेचुरल फिनोमेना के थ्रू, तो जब वो स्पीशीज उस जगह जाती है, न्यू हैबिटेट में जाती है, तो वहां पे धीरे धीरे क्या स्टार्ट होता है, एडेप्टेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, एडेप्टेशन स्टार्ट होता है। उसका रिजल्ट होता है कि जब ओरिजिनल स्पीशीज रहती है और जो स्पीशीज मूव की है वो आप धीरे धीरे कंप्लीटली सेपरेट स्पीशीज बन जाती है। ये एक टाइप का डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, एडेप्टिव रेडिएशन है। ठीक है, अब देखो पहला स्टेटमेंट, अब इनमें से हम ये मार्क करेंगे, कैसे पढ़ेंगे क्वेश्चन, ये पढ़ेंगे एक स्टेटमेंट और अगर ये स्टेटमेंट समवॉट इस थ्योरी पे सपोर्ट कर रहा है तो ये किसको सपोर्ट कर रहा है, एडेप्टिव रेडिएशन को। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो नहीं है। तो अगर इन स्टेटमेंट में से कुछ सपोर्ट कर रहा है तो उसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। चलो फर्स्ट देखते हैं, शॉर्ट टर्म स्पीशीज एडेप्टेशन टू ड्रॉट कंडीशन। ड्रॉट मतलब नेचुरल कैलामिटी, हाँ, तो नई स्पीशीज का एडेप्टेशन हो जाएगा अगर
नेचुरल कैलामिटी जैसे फ्लड, ड्रॉट, है ना, फिर अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए जैसे सुनामी आ गई या फिर अर्थक्वेक आ गया, तो हाँ ये समवॉट हमारे इसी वाले थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है। मतलब ये एडेप्टिव रेडिएशन को लिए हाँ बोल रहा है, पर क्वेश्चन में पूछा है नहीं है तो क्रॉस। ठीक है, ब्रीडिंग ऑफ न्यू प्लांट वेराइटी फ्रॉम अ सिंगल वाइल्ड स्पीशीज, वो बोल रहे हैं कि ब्रीडिंग करानी न्यू प्लांट वेराइटी की फ्रॉम अ सिंगल वाइल्ड स्पीशीज। देखो समझो बात को, कॉमन एंसेस्टर है, अलग अलग जगह गया, बट किसकी वजह से गया, या तो माइग्रेशन या तो फिर क्या हुआ, कोई नेचुरल ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुआ। पर यहाँ पे ब्रीडिंग करवा रहे हैं हम, तो मैम ये शायद हो सकता है, मतलब ये डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको, तो अभी क्वेश्चन मार्क बना के रखो, रख लो, आगे पढ़ लेते हैं। Result that occur when a new species find unused habitat, ये तो गैलोपेगोस में हुआ था, जब फिंचेस आई थी तो इस आइलैंड में कोई नहीं रहता था, मतलब क्या था, अनयूज हैबिटेट। तो ये तो सीधे सीधे गैलोपेगोस आइलैंड की कहानी बता रहा है, मतलब ये एडेप्टिव रेडिएशन को सपोर्ट कर रहा है, मतलब क्रॉस, क्योंकि उन्होंने पूछा है क्या, नॉट एन एग्जाम्पल। चलो, इफेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफिक आइसोलेशन ऑन द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये तो पूरा भैया एडेप्टिव रेडिएशन ही बोल रहा है ना, एलोट्रॉपिक स्पीशीज ही बोलती हैं, तो ये तो क्रॉस हुआ। तो तुम्हारा आंसर क्या बचा, ब्रीडिंग। क्यों, यहाँ पे अगर उन्होंने लिखा रहता कि न्यू प्लांट स्पीशीज बनी है सिंगल, अब सिंगल नहीं, वाइल्ड स्पीशीज या ओरिजिनल पॉपुलेशन से, अगर करेक्ट वर्ड ऐसे यूज करते कि ओरिजिनल पॉपुलेशन, तो हम बोलते कि वो एडेप्टिव रेडिएशन को कुछ ना कुछ सपोर्ट कर रहा है। बट वापस न्यू स्पीशीज क्यों बनी है, इससे तो बनी है पॉपुलेशन, पर किसके कारण बनी है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन या फिर माइग्रेशन। ये दो वर्ड मेंशन करने इस लाइन में जरूरी थे, जो मेंशन नहीं है, तो इस पूरे लाइन का मतलब ही कुछ और निकल रहा है। ठीक है, हुआ क्लियर, मूव करें आगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following statement best fit the out of Africa hypothesis about the origin of modern human। मतलब पूछ रहा है बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज्यादा बढ़िया फिट हो रहा है कि आउट ऑफ अफ्रीका, मतलब ह्यूमन सारे अफ्रीका से ओरिजिनेट हुए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे सही सपोर्ट कर रहा है। चलो देखते हैं। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस माइग्रेटेड आउट ऑफ अफ्रीका। अच्छा पहले बताओ, ये पढ़ने से पहले ये बताओ कि हमने जो अलग अलग चेन पढ़ी कहाँ से शुरू की हमने मैम, ड्रायोपिथेकस से। ठीक है, उसके बाद कौन आया मैम, रामापिथेकस आए। ठीक है, उसके बाद कौन आया मैम, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस आए। उसके बाद कौन आया मैम, होमो हैबिलिस। देखो ये सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। ठीक है, होमो हैबिलिस की क्या स्पेशलिटी थी मैम, ये वही इंसान था जो मूव आउट किया, कहां पे, अफ्रीका से हट गए। ठीक है, फिर क्या हुआ मैम, देखो अब ये अगर तुमको याद नहीं है मैंने लिख के रखा हुआ है, तो देखो ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमो हैबिलिस, ये इंसान मूव आउट कर गया अफ्रीका से और क्या बन गया, होमो इरेक्टस। अब ह्यूमन जैसा कुछ कुछ कैरेक्टर आने लगा। ठीक है, फिर आया कौन, होमो निएंडरथैलिस, जिसको निएंडरथल मैन भी बोला, जिसकी क्रेनियल कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी और ये अपने लोगों को बरी करता था। देखो ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि इन्हीं पे क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, उसके बाद क्रो मैग्नॉन मैन, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लिख लो कि इन दोनों के बीच में क्रो मैग्नॉन मैन भी आया। ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है और नीट में पढ़ना पड़ता है, पर हम एज ए सेफर साइड में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो होमो निएंडरथल के बाद कौन आता है, क्रो मैग्नॉन मैन, और सबसे आखिरी में कौन आया, होमो सैपियन। अब ये क्या पूछ रहे, बताओ इनमें से सबसे बढ़िया मतलब कौन सा स्टेटमेंट बताता है कि जितने भी ह्यूमन है वो अफ्रीका से बाहर निकले। तो हम ये याद करके गए थे, यहाँ तक तो हमें सारे के सारे फॉसिल्स कहाँ मिले थे, अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका में मिले थे, पर यहाँ से हमें कहाँ मिलने लगे भैया, जावा, सुमात्रा, याद करो जावा लिखवाया था है ना, तो वहां मिलने लगे। मतलब ये प्रूफ करता है कि होमो हैबिलिस वो है जो एक्चुअली अफ्रीका से मूव आउट कर गया कहीं बाहर। चलो ये तो हमको याद हो गया, आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं। और ऑस्ट्रेलियोपिथेकस माइग्रेटेड आउट ऑफ अफ्रीका देन डाइवर्ज इनटू सेपरेट पॉपुलेशन, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस नहीं, होमो हैबिलिस, क्रॉस। द निएंडरथल वर द मिसिंग लिंक बिटवीन एप्स एंड ह्यूमन, नहीं एप्स एंड ह्यूमन निएंडरथल थोड़ी ना है, वो तो कौन है, कोई और ही है जो स्टार्ट, जहां से देखो एप्स एंड ह्यूमंस बोला है, तो ये एप लाइक कौन था, जल्दी बताओ, ये भी हमने पढ़ा था, ये है ड्रायोपिथेकस। क्यों, हम लिखते थे कि इट वाज मोर लाइक एप एंड रामापिथेकस वाज मोर लाइक ह्यूमन, तो कनेक्टिंग लिंक कौन हुआ, ड्रायोपिथेकस हुआ ना कि उन्होंने क्या लिखा है, निएंडरथल। निएंडरथल तो बहुत पीछे है, वो तो मोर लाइक ह्यूमन ही है क्योंकि उसकी क्रेनियल कैपेसिटी भी 1400 सीसी है। ठीक है, मतलब मैम आज जितने हम इंटेलिजेंट है उससे ज्यादा, और ने तो क्या। चलो तो ये भी क्या हो गया, क्रॉस हो गया। होमो हैबिलिस लेफ्ट अफ्रीका एंड देन इवॉल्व इनटू होमो सैपियंस, हम बोल सकते हैं। उसके बाद होमो सैपियंस इवॉल्व फ्रॉम होमो इरेक्टस इन अफ्रीका एंड देन माइग्रेटेड एल्सवेयर, नहीं हम पहले कहीं और निकले थे फिर एंड में हम होमो सैपियंस बने, तो ये तो उल्टा बोल रहा है कि हम वहीं
पे होमो इरेक्टस थे, वहीं से होमो सैपियन बन गए, फिर निकल गए वहां, गलत। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ तुम्हारा सी, होमो हैबिलिस लेफ्ट अफ्रीका एंड देन इवॉल्व इनटू होमो सैपियंस। हुआ क्लियर? अब देखो इन सब के लिए तुमको याद करके तो जाना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बिफोर लाइफ बिगन द अर्थ एटमॉस्फेयर वाज प्रोबेबली रिच इन द फॉलोइंग गैसेस विच आर नॉट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द मॉडर्न एटमॉस्फेयर। मतलब जब अर्थ लाइफ शुरू हुई थी कौन सी गैसेस थी मैम? सारी चीजें रिड्यूसिंग नेचर में थी, मतलब ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है। और कौन सी गैसेस थी मैम? N2, H2, पर वो दोनों कंबाइन होकर अमोनिया बन गई थी, मीथेन बन गई थी, वाटर वेपर थे, H2O था, ओन अलग नहीं था, मतलब O2 नहीं था, और CO2 था, ठीक है। अब वो पूछ रहे बताओ इन कॉम्बिनेशन में से आज कौन सी गैस ज्यादा एटमॉस्फेयर में ज्यादा कंसेंट्रेशन में मिलती नहीं है? तो बताओ आज सबसे ज्यादा क्या मिलता है मैम? नाइट्रोजन। तो मैम इसमें से अगर कहीं नाइट्रोजन लिखा है तो उसको क्रॉस करना है, क्योंकि उन्होंने पूछा बताओ इनमें से कौन सी गैस आज सिग्निफिकेंट नहीं है। नाइट्रोजन मेन है, ऑक्सीजन मेन है, और दूसरे फिर हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। अब देखो उन्होंने लिखा है मीथेन एंड अमोनिया, तो मीथेन एंड अमोनिया पहले थे, आज इतने नहीं मिलते, तो हाँ ये समवॉट हो सकता है, क्योंकि विच आर नॉट सिग्निफिकेंट टुडे, तो आज ये दोनों इतने नहीं मिलते। अब बोलोगे मैम मीथेन मिलता तो है, कहाँ मिलता है? 3 ही जगह, मार्शी एरिया, सोचो पूरे अर्थ में से मार्शी एरिया, दूसरा जहां हमने बायोगैस प्लांट लगाया वहां, और तीसरा कहाँ पे? रूमिनेंट्स पे, पर वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। हम क्या एटमॉस्फेयर के परसेंटेज में पढ़ते कि मीथेन इतना % मिलता है? सोचो अगर मीथेन का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगे तो हम उसको क्या बोलने लगे? मीथेन ज्यादा हो रहा है, पोल्यूटेड हो रही है गैस, ठीक है। ये अलग बात है कि उसको फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। वापस अमोनिया कहाँ मिलता है? अमोनिकल स्मेल तुमको आई होगी, जहां पे भी म्युनिसिपल वॉशरूम्स होते हैं ना, सुलभ शौचालय, तो वहां हम एक्सक्रीट आउट क्या करते हैं? यूरिया, और यूरिया ही ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाता है? अमोनिया। पर वो ज्यादा क्वांटिटी में है क्या? नहीं है, ठीक है। तो मैम समवॉट ये आंसर हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन, अरे नाइट्रोजन तो आज सिग्निफिकेंट है सबसे ज्यादा परसेंटेज में, और वो पूछ रहे क्वेश्चन विच आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो इट इज सिग्निफिकेंट, तो कैंसल। यहां भी आ गया नाइट्रोजन, तो कैंसल। अब देखो उन्होंने लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, अमोनिया नहीं है भले, पर कार्बन डाइऑक्साइड तो है, क्योंकि हम जो बोलते हैं ना 0.003% जो बाकी गैसेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड है तो सही, तो कैंसिल। तो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या आया? ए, मीथेन एंड अमोनिया। मूव करें आगे, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट प्रोबेबल एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन फ्रॉम ओल्डेस्ट टू द मोस्ट रीसेंट। अब तुमको वापस ये देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया तुम्हारे वही सीक्वेंस पे, ह्यूमन से रिलेटेड, तो ह्यूमन एवोल्यूशन पे इतना फिक्स है, एक क्वेश्चन तो आने ही वाला है। वो पूछ रहे बताओ ओल्ड से लेके नए तक के क्या करो? सीक्वेंस अरेंज करो। अभी हम पढ़ चुके, चलो बोलना स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या आया था? थोड़ी देर पहले बताया, ड्रायोपिथेकस, फिर उसके बाद रामापिथेकस, उसके बाद ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, उसके बाद निएंडरथैलिस, क्रो-मैग्नन, और सबसे आखिरी में कौन? होमो सैपियंस। तो जरा देखो, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमो इरेक्टस, ठीक है, होमो हैबिलिस, यहां गड़बड़ हो गई है ना, हैबिलिस पहले होना चाहिए, इरेक्टस बाद में होना चाहिए, तो क्रॉस। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ये तो पूरा ही गड़बड़ लिखा हुआ है, क्रॉस। होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमो हैबिलिस, फिर से क्रॉस। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, तो हाँ आखिरी वाला सही है, जो करेक्ट सीक्वेंस है, ऑर्डर सही है। मूव करें आगे, क्वेश्चन नंबर 7। इन हार्डी-विंसबर्ग इक्वेशन द टर्म 2pq रिप्रेजेंट द। अब 2pq क्या होता है देखो, समझो हमने हमारी इक्वेशन क्या थी? p² प्लस 2pq, ये बाइनोमियल इक्वेशन ही है, प्लस q² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे p और q क्या शो करते हैं? एलील शो करते हैं। जैसे कोई एक कैरेक्टर है, उसके 2 एलील है हमारे पास, एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है, तो एक क्या शो कर रहा है? डोमिनेंट शो कर रहा है, और एक क्या शो कर रहा है? रेसेसिव शो कर रहा है। तो अगर बताओ, अगर मैंने p² लिखा है, मतलब a लिखा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? होमोजाइगस कंडीशन। अगर मैंने इसको a स्मॉल a लिख रही हूँ, मतलब ये क्या है मैम? ये भी होमोजाइगस है, पर ये होमोजाइगस कैसे है? डोमिनेंट। अब वो पूछ रहे बताओ 2pq क्या शो कर रहा है? p की जगह लिख दो कैपिटल A, q की जगह लिख दो स्मॉल a, तो इसको क्या बोलते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन को? हेटेरोजाइगस। ये सब तुम लोगों ने जेनेटिक्स में टर्म 1 में पढ़ा हुआ है, और अगर भूल गए हो तो घबराओ मत, मैं लेके आऊंगी जेनेटिक्स, वहां फिर से इन डिटेल पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो वापस तो देखो, ये 2 चैप्टर का मर्ज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ तो स्ट्रेट अवे से इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे वो,
अब अगर उनको एग्जाम को कॉम्प्लिकेट करना है, वो क्या करेंगे, यही इक्वेशन उठाएंगे और उसमें कुछ स्टोरी प्रॉब्लम उठा के डाल देंगे जेनेटिक्स का, और दोनों को मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाएंगे, और फिर तुम बोलोगे इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करेंगे 2 चैप्टर की इंफॉर्मेशन को यूज करके। तो अब वो पूछ रहे बताओ 2pq क्या बताता है, तो चलो देखते हैं। ओवरऑल जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ द पॉपुलेशन, नहीं भैया, फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ होमोजाइगस जीनोटाइप, होमोजाइगस नहीं हेट्रोजाइगस, कैंसिल, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप हाँ बोल सकते हैं। एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ द पॉपुलेशन, अब देखो इसमें से करेक्ट क्या है, हेट्रोजाइगस, मैंने बोला था ना अभी एलील फ्रीक्वेंसी क्या पॉपुलेशन की, नहीं हेट्रोजाइगस। क्यों, क्योंकि देखो 2p क्यूब, तो जो p है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a को, जो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है। q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारा रेसेसिव कैरेक्टर है। तो अगर मैंने a और a लिख दिया तो उसको क्या बोलते हैं हम, हेट्रोजाइगस कंडीशन। वापस ये एक चीज समझो बात को, अगर नहीं आ रही है समझ में, मैं वापस ड्रॉ करके दिखा रही हूं। ओके, समझो बात को। देखो हमने जेनेटिक्स में पढ़ा था, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बता रही हूँ। जेनेटिक्स में पढ़ा था कि सपोज करो एक कैरेक्टर है, ठीक है, एक कैरेक्टर है और उसके क्या है 2-3 हमारे पास वैरायटी उपलब्ध है या वेरिएशन उपलब्ध है, या फिर उसी को हम क्या बोलेंगे अल्टरनेटिव ऑप्शन या जीन उपलब्ध है, तो उसको क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। तो एलील है, जैसे मैं अभी मान के चल रही हूँ हेयर जो है, हेयर का कलर है मेरा क्या कैरेक्टर, हेयर कलर, ठीक है। चलो हेयर कलर नहीं रहते, जो तुम्हारा बुक का है रहते वही एग्जाम्पल लेते हैं, तो जल्दी याद आ रहा होगा। जैसे हो गई हाइट, ठीक है, पाइसम सटाइबम की बेंडल ने हाइट स्टडी की थी ना, 2 ऑप्शन थे उसके पास, मतलब 2 एलील थे इस कैरेक्टर के। कौन कौन सा, एक था टॉल और दूसरा क्या था, डॉर्फ। अब टॉल बताओ उसको हम कैसे लिखते हैं, जो भी हमारा डोमिनेंट रहता है, तो उन्होंने क्या देखा, टॉल क्या है, डोमिनेंट है, तो जो चीज डोमिनेंट होती है उसका फर्स्ट लेटर लिया जाता है, तो उन्होंने बोला टी। अब जो रेसेसिव रहता है उसका क्या स्मॉल लेटर लिया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल टी। अब बताओ अगर उन्होंने बोला था कि एक जनरेशन कैसी है, पूरी तुम्हारी प्योर लाइन है, प्योर लाइन है मतलब कैपिटल टी, याद आया, और दूसरी जनरेशन भी रेसेसिव पर प्योर लाइन है मतलब स्मॉल टी। अब इसी को मैं हार्डी वेन्सबर्ग प्रिंसिपल में अप्लाई कर रही हूँ। अब वो प्रिंसिपल का इक्वेशन क्या है तुम्हारा, याद करो कौन सी इक्वेशन है तुम्हारी, कि बाइनोमियल इक्वेशन है ना, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन बोलती है। अब उन्होंने बोला कि जो p है उसको एज्यूम करो क्या, तुम्हारा ये वाला कैरेक्टर, इसको रख दो इस जगह पे, और जो q है उसकी जगह किसके रख दो, इस स्मॉल t को रख दो। तो अब बताओ अगर मैं चाहूँ कि मैं ये कैपिटल T लिखना चाहती हूँ, तो मैं कैपिटल T को क्या बोलूंगी, होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर मैं कैपिटल T स्मॉल t लिख रही हूँ तो उसको क्या बोलूंगी, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। और स्मॉल t अब सिर्फ रेसेसिव भी बोल दो तो भी ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा मैम तो क्या बोलोगे, होमोजाइगस। क्यों होमो बोल रहे हो, क्योंकि दोनों क्या है, सेम। जब दोनों सेम रहते हैं तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, होमोजाइगस। कुछ याद आ रहा है क्या, अब दोनों ये कैपिटल T कैपिटल सेम है तब भी हम होमोजाइगस वर्ड यूज करेंगे, बट सिंस ये दोनों कैपिटल है तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, डोमिनेंट, ठीक है। और ये सिंस ये दोनों स्मॉल है तो ये क्या है, रेसेसिव, ठीक है। और ये एक बड़ा है एक छोटा है तो दोनों एक जैसे है, नहीं, दोनों अलग अलग है, इसलिए वर्ड क्या आया, हेटेरोजाइगस। यही तो पूछा है उन्होंने कि जो ये हार्डी वेन्सबर्ग प्रिंसिपल है उसमें जो ये 2pq है, तो ये pq बेसिकली क्या शो करता है, तो pq भैया मतलब एक तुम्हारा इसका और एक कैरेक्टर है इसका, तो इसको मैंने अगर डिकोड किया तो एक, अब p शो करता है t को, q शो करता है स्मॉल t को, तो ये बेसिकली क्या है, ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है, ये वाला हेटेरोजाइगस कंडीशन है। हुआ क्लियर, यहां देखो तो क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। क्लियर हुआ, आगे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या बोल रहा है, द सिमिलैरिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अमंग डिफरेंट ह्यूमन रेस सजेस्ट दैट द रेस, अरे सारे ह्यूमन के जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है वो सब क्या है, उसका डीएनए सेम है। अगर कोई चीज सेम दिखा रही है मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि कॉमन जीन पूल शेयर हो रहा है, और वो किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का, मतलब हम बोल सकते हैं किसी एक ही जगह से निकले हैं। तो चलो ऑप्शन देखते हैं, ऑल अरोज फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन, बिल्कुल सही।
आर क्लोजली रिलेटेड टू चिंपांजी, नहीं चिंपांजी की तो बात ही मेंशन नहीं की, उन्होंने तो ह्यूमन रेस बोला है, ठीक है। शेयर नो रीसेंट कॉमन एंसेस्टर, नहीं ये भी नहीं। अरोज फ्रॉम डिस्टिंक्ट एंसेस्टर पॉपुलेशन, अरे कॉमन चीज है, मतलब कहां से निकला है, एक ही सिंगल ओरिजिन से, ठीक है। ये तो इजी था मैम। चलो अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया से एक और चीज बताओ क्या याद आई, मैंने बताया था कैसी थी, सिम्बायोटिक थ्योरी थी। सिम्बायोटिक थ्योरी मैम मैंने बताया था ना, जो अर्ली जो हमारा प्रिमिटिव सेल था वो कैसा था मैम, हेट्रोट्रॉफिक था, कीमो हेट्रोट्रॉफिक था, ठीक है। मतलब जो ऑटोट्रॉफिक हुआ वो भी कीमो ऑटोट्रॉफ था, पर ओरिजिनल था हेट्रोट्रॉफ, ठीक है। अब बताओ, अगर मैं बोल रही कि वो हेट्रोट्रॉफ था तो क्या उसमें क्लोरोप्लास्ट था, नहीं था, वो डायरेक्ट क्या रहता था, केमिकल से एनर्जी ऑब्टेन करता था। तो एक थ्योरी मैंने उस टाइम भी बताई थी एक्सप्लेनेशन में कि ओरिजिनल जो सेल था, प्रिमिटिव एकदम प्रोटो सेल था, उसमें क्या था, ना माइटोकॉन्ड्रिया था ना क्लोरोप्लास्ट था। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए होता है, तो ये बाहर घूम रहे थे। फिर उनको लगा नहीं यार, ये ज्यादा बेटर है कि मैं अगर इस सेल के अंदर घुस जाऊं और सिम्बायोटिक एसोसिएशन करूं कि मैं तुमको एटीपी बना के दूंगा, तुम कुछ और दो मेरे को। इसलिए आज अगर हमसे बोले कि बताओ कितने डीएनए होते हैं टोटल, मतलब ये क्वेश्चन टेक्निकली गलत कर रहा है, पर अगर मैंने पूछा चलो बताओ सेल के अंदर कितने डीएनए मिलते हैं, तो तुम बोलोगे एक, नहीं एक्चुअल क्या है, 3 है। एक माइटोकॉन्ड्रिया का, अगर वो प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट का, और एक खुद उस सेल का जो है न्यूक्लियस के अंदर जीनोमिक डीएनए। पर अब ये अलग बात है कि ना माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए सिर्फ रखा हुआ है, सिमिलरली क्लोरोप्लास्ट का डीएनए रखा हुआ है, क्योंकि वो सब कुछ मानते किसकी है, उस न्यूक्लियस की जिसके अंदर है जीनोमिक डीएनए, ठीक है। तो चलो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, अपन को याद करने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Aerobic respiration is thought to have first appeared in some organism of appropriate age। अब वो बता रहे, बताओ कितने साल पहले एरोबिक रेस्पिरेशन आया था, तो ये तो तुमको याद करना पड़ेगा। ये वापस टाइमलाइन के ऊपर क्वेश्चन है। देखो अभी के अभी एक क्वेश्चन इतना समझ में आ रहा है मैम, ह्यूमन जो इवोल्यूशन है उसके ऊपर भी क्वेश्चन है, फिर उसके बाद या तो कौन से सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस वो पूछ रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है, या तो फिर टाइमलाइन के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो आगे मूव करें, तो आगे देखते हैं। आप बोलोगे मैम रेस्पिरेशन इज थॉट टू हैव फर्स्ट अपेयर्ड, क्यों, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन का यूज करें। ऑक्सीजन का यूज कब करेंगे, जब एटमॉस्फेयर कैसे बनने लगेगा, ऑक्सीडाइजिंग। तो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट कब बना, जब लाइफ आ गई उसके बाद। तो लाइफ कब आई, 2000 से 2500 बिलियन ईयर्स पहले, ठीक है, इसलिए वो ऑप्शन है, बाकी दूसरा वाला ऑप्शन हट गए। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑन टू लैंड हैज रिजल्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग की इवोल्यूशनरी इनोवेशन। अब वो पूछ रहे बताओ प्लांट्स पानी से जमीन पे आ गए तो क्या किया, अच्छा तो कौन कौन से इसमें से की इवोल्यूशनरी चेंजेस आए। अब बोलोगे मैम ये पढ़ा तो नहीं है, पढ़ा नहीं है पर लॉजिक तो है, तो लॉजिक लगा के देखो। वाटर प्रूफिंग ऑफ लीव, हाँ होता है, क्योंकि अब हमें वाटर बचाना, अभी तक जब पानी में थे तो जरूरत ही नहीं थी, अब जमीन पे आ गए, अब हमें क्या रोकना है, ट्रांसपिरेशन रोकना है, तो क्या आ गई, थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल, है ना, किस तरह से पानी बचाना है अंदर, तो वाटर प्रूफिंग ऑफ लीव बिल्कुल ठीक है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट टिश्यू, हाँ क्योंकि अभी पानी में तो ऐसे ऐसे वेव्स के साथ चलते थे, अब बाहर एकदम स्ट्रांगली मैकेनिकल सपोर्ट के साथ खड़े रहना है, तो ये भी ठीक है। अब वापस बताओ, मैंने तुम्हें ट्रिक क्या बताई थी कि अगर आखिरी वाला ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है और 3 में से 2 तुम्हारे 110% श्योर है और तीसरे पे डाउट है, तो मत चिंता करो, डायरेक्ट क्या मार्क करके आओगे, ऑल ऑफ द अबव। फिर भी देख लो सीड्स, हाँ अभी तक तो पानी के थ्रू चलो मीडियम यहाँ वहां चला जाता था, जैसे तुमने टर्म 1 में वैलेसिनेरिया और हाइड्रिला का पढ़ा था, पर अब तो इसको सीड्स चाहिए ही डिस्पोजेबल के लिए, क्योंकि यही एक मेथड है खुद को ग्रो करवाने का, ठीक है, जर्मिनेट करवाने का। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते, वापस मूव करते हैं, तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट क्या है तुम्हारा कीवर्ड, ठीक है। लाइफ ओरिजिनेटेड इन मीजोजोइक एरा, मीजोजोइक नहीं भैया, पेलियोजोइक, और हमने तो और पढ़ा हुआ है आर्कियोजोइक में एक्चुअली लाइफ आई, ये तो गलत लिखा है। तो इतना कंफर्म हो गया कि जिस भी ऑप्शन में नीचे 1 नहीं है वो तो ऑप्शन बाहर हो गया, तो क्रॉस, यहाँ देखो 1 लिखा है क्या, कहीं नहीं लिखा है, तो बाकी अभी होल्ड करके रखते हैं, आगे पढ़ते हैं। Earth was formed about 4.6 मिलियन ईयर अगो, हाँ बोल सकते हैं सही है, पर इनकरेक्ट है। मतलब ये भी समझ में आ रहा है कि जिसमें ऑप्शन 2 लिखा है वो भी ऑप्शन क्या है, बाहर। देखो जरा कहाँ लिखा है, ये 2 लिखा है, गया बाहर। चलो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन प्रिमिटिव ओशन वाज कॉन्जर्वेट, हाँ सही है। सिडनी फॉक्स ने इसी को क्या बोला था, माइक्रोस्फीयर, तो ये तो सही है। मतलब जहां पे थर्ड ऑप्शन लिखा होगा वो भी तुम्हारे उस ऑप्शन से बाहर, तो यहाँ लिखा है थर्ड, तो ये भी बाहर हो गया। चलो होमोलोगस ऑर्गन शो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये भी सही है। होमोलोगस ऑर्गन मतलब जिनका स्ट्रक्चर सेम हो बट फंक्शन अलग अलग हो, तो ये इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या बचा तुम्हारा A1 ओनली।
ठीक, चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एडाप्टिव रेडिएशन रेफर टू, लो ये तो बहुत सिंपल है, क्या है बेसिकली हमने मार्सुपियल्स पढ़ा है, डार्विन फिशेस पढ़ी है, जहां का होमोलोगस या होमोलॉजी ही एडाप्टिव रेडिएशन को जन्म देता है, जन्म देता नहीं बोल सकते, मतलब मेन रीजन है। स्ट्रक्चर सेम है पर जोग्राफिकल आइसोलेशन हुआ या मूवमेंट हो गया, माइग्रेशन हो गया, वो एनिमल उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में पूछे, धीरे धीरे उनमें म्यूटेशन आया, धीरे धीरे एडाप्टेशन आया, और आज जाके अगर देखोगे तो वो एनिमल अपने ओरिजिनल स्पीशीज से या पॉपुलेशन से एकदम अलग हो चुके हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। पावर ऑफ एडाप्टेशन इन एन इंडिविजुअल टू अ वेराइटी ऑफ एनवायरनमेंट, वेराइटी ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, होल्ड करो। एडाप्टेशन ड्यू टू जोग्राफिकल आइसोलेशन, ये सबसे सही है, तो हाँ ये बोल सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, अच्छा, बट ज्यादा करेक्ट लॉजिक क्या है, जोग्राफिकल आइसोलेशन हम बोलते हैं ना। माइग्रेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्पीशीज टू डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया, अब बोलोगे मैम ये तो सारे ऑप्शन है, चला एक बार देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है भी कि नहीं। ओके, ये कंप्लीट है। ओके, तो इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, अब देखो उन्होंने पूछा है, समझो बात को, रेफर टू, अब बोलोगे मैम सारे तो सही ऑप्शन लग रहे हैं कि जोग्राफिकल आइसोलेशन भी है, उसके बाद माइग्रेशन भी हो रहा है, माइग्रेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्पीशीज टू डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया, हाँ, पर बेसिकली मैं बोलती क्या हूं, एडाप्टिव रेडिएशन किसका रिजल्ट होता है, होमोलोगस ऑर्गन का। होमोलोगस ऑर्गन मतलब क्या, जिनका क्या है, कॉमन एंसेस्टर है ना, मतलब स्ट्रक्चर सेम है, अलग अलग जगह गए तो अलग अलग मॉडिफिकेशन बनने लगे। तो देखो ये वही चीज है कि मैम ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, पर तीनों क्या बोल रहे हैं, एक ही चीज बोल रहे हैं, जोग्राफिकल आइसोलेशन, अलग हैबिटेट मतलब जोग्राफिकल आइसोलेशन, और वेराइटी ऑफ एनवायरनमेंट मतलब भी हो जोग्राफिकल आइसोलेशन, बट वापस इसका मेन रीजन क्या है, होमोलोगस ऑर्गन, मतलब एक ही कॉमन एंसेस्टर। तो क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। आई बात समझ में? अब बोलोगे हम सभी सही, आपने ये कैसे चूज कर लिया, वापस ज्यादा करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट पे गए, और अगर हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना ही है तो अगर ध्यान से देखोगे तो इसका क्या है, कॉमन एंसेस्टर एक ही जगह है। अब ये अलग बात है कि हम बोलते क्या है कि एक स्पीशीज है वो अलग हो गई, मतलब इनका एक जीन पूल कभी कॉमन था वो अलग हो गई, या तो माइग्रेट कर गई, या तो जोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया, जोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया, या तो अब जोग्राफिकल आइसोलेशन क्यों हुआ, क्योंकि अलग एनवायरनमेंट में गए, पर उनका एंसेस्टर या जीन पूल क्या था, कॉमन था, मतलब कॉमन चीज थी, है ना। जैसे सेम चीज, जैसे चमगादड़ मतलब बैट के विंग्स, ह्यूमन के 4 आर्म्स और तुम्हारा चीता के 4 आर्म्स है, कॉमन एंसेस्टर ही, अंदर से अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो सेम है, बट फंक्शन अलग अलग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हैबिटेट अलग हो गया, हैबिटेट मतलब एनवायरनमेंट अलग हो गया। एनवायरनमेंट क्यों अलग हुआ, हो सकता है जोग्राफिकल आइसोलेशन हुआ, हो सकता है माइग्रेशन हुआ। आई बात समझ में? पर ज्यादा करेक्ट वाला क्या है, बीच वाला, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। चलो आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ऑन द गैलापागोस आइलैंड, देखो कितना ज्यादा प्यार है इनको गैलापागोस आइलैंड से, ठीक है। गैलापागोस आइलैंड बोला ही तो क्या आता है, एडाप्टिव रेडिएशन। आगे सिमिलरली मार्सुपियल मैमल्स बोलेंगे तो भी क्या याद आना चाहिए, adaptive radiation. Darwin found numerous species of finches. It is believed that they have descended from a common ancestor species that originally colonized the island. What is the phenomena called? तो सीधा सा आंसर है adaptive radiation. ठीक है, 14 पे आते हैं। रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन अ पॉपुलेशन प्रोबेबली रिजल्ट फ्रॉम, जेनेटिक ड्रिफ्ट बताओ। अब यहाँ पे भी बहुत सारे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आते हैं। जब हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़े थे तो देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट पे बहुत क्वेश्चन थे, तो मैम अब धीरे धीरे ये पिक्चर क्लियर हो रही है। एक तो हमको सीक्वेंस, जियोलॉजिकल सीक्वेंस याद रखना है, करेक्ट। ह्यूमन एवोल्यूशन का सीक्वेंस और उसके कैरेक्टर्स याद रखना है, करेक्ट। तीसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहा है, और ये जो एडाप्टिव रेडिएशन है उसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, करेक्ट। और हार्डी-वेन्सबर्ग प्रिंसिपल पे भी क्वेश्चन है, मतलब ये 5 टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर के तो छोड़ के ही नहीं जा सकते, ठीक है। चलो देखते हैं। तो रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन अ पॉपुलेशन प्रोबेबली रिजल्ट फ्रॉम, बताओ क्यों रिजल्ट होता है, हाईली जेनेटिकली वेरिएबल इंडिविजुअल। जेनेटिक इंडिविजुअल तो होता है, पर कोई पर्टिकुलर एक ही जीन बार बार आए तब होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। चलो ठीक है। इंटरब्रीडिंग विद इन द पॉपुलेशन, इंटरब्रीडिंग ठीक है पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट लो म्यूटेशन रेट या फिर लार्ज पॉपुलेशन साइज, तो ज्यादा करेक्ट क्या है, हाईली जेनेटिक वेरिएबिलिटी। अब देखो बोलोगे मैम ये तो है पर ये आधा हुआ ना,
वेरिएबिलिटी तो है, पर बार बार वही एक पर्टिकुलर कैरेक्टर आना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए, हाँ वो तो बात सही है। पर अब अगर बाकी देखोगे, इंटरब्रीडिंग विद इन द पॉपुलेशन, इंटरब्रीडिंग विद इन द पॉपुलेशन जरूरी नहीं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्रिएट करे। जैसे अगर हमने पढ़ा था सिम्पैट्रिक स्पीशीज में कि जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अलग कर लो तो फिर अलग स्पीशीज बन जाएगी, पर यहाँ विद इन द पॉपुलेशन लिखा ना, पूरी पॉपुलेशन में, तो ये तो ऑप्शन गया। फिर कांस्टेंट लो म्यूटेशन रेट, म्यूटेशन रेट तो वैसे ही कांस्टेंट लो होता है और धीरे धीरे होता है, तो ये तो नहीं। फिर लार्ज पॉपुलेशन साइज से थोड़ी ना मतलब है, जितनी पॉपुलेशन है उसमें क्या आ रहा है, नए नए जीन्स ऐड हो रहे हैं और वो एक पर्टिकुलर जीन बार बार एक्सप्रेस हो रहा है, तो हाईली जेनेटिक वेरिएशन तो है ही, क्योंकि अलग अलग जीन्स क्या हो गए, ऐड हो गए, और फिर पर्टिकुलर कोई एक जीन बार बार अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस हो रहा है, तो हो क्या रहा है, सिंस वही जीन एक्सप्रेस हो रहा है तो जो तुम्हारा पूरा ग्राफ है वो क्या होने लगा, शिफ्ट होने लगा। शिफ्ट क्यों हो रहा है, एक डायरेक्शन में मूव करने लगा, क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ। आई बात समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। अब पॉपुलेशन इज इन, आ गया वापस, हार्डी-वेन्सबर्ग इक्विलिब्रियम फॉर अ जीन विद ओनली 2 एलील्स। पता ही है भैया क्या इक्वेशन है, लिख लो, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर भी बोल सकते हो, और इतना याद रखो दोनों का सम टोटल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, मतलब q प्लस p 1 होना चाहिए, ठीक है। इफ द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील इज 0.7, तो अगर एक है 0.7, अब a या p बोलो, एक ही चीज है ना, एक को a ले लो, एक स्मॉल a को q ले लो, तो बट ऑब्वियस तुम्हारा q क्या बन गया, तो q भी बन गया 0.3, क्योंकि दोनों का सम टोटल क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तुम चाहो तो ये सारी चीजें यहाँ पे रख लो और फिर ये 1 आना चाहिए, तो इसमें रखोगे 0.7 का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 7 7 49, 0.47, फिर 1 माइनस 0.47 जो आंसर आएगा, और उसका तुम्हारा ये जो स्क्वायर है वो वहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा P आ गया क्या, तुम्हारा 0.7 और Q आ गया 0.3, ठीक है। द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ AA, अब A और A का जीनोटाइप पूछ रहे हैं, A कैपिटल A मतलब P, स्मॉल a मतलब Q। अब P कितना था, वापस 0.7, अब Q कितना था 0.3, तो बस बढ़िया है मैम, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। गलत। ये बताओ हमेशा जो हेट्रोजाइगस कंडीशन वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस होती है, यहाँ देखो 2pq, मतलब यहाँ पे 2 से भी मल्टीप्लाई करना बाकी है, मतलब 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3, तो जल्दी बताओ क्या आया, 0.7 इंटू 0.3 21 है ना, और ये पॉइंट, और फिर इंटू 2, अभी 2 भी बाकी है, तो क्या आएगा तुम्हारा 2 2 2 4, और ये पॉइंट तो वैसे ही चलता रहेगा, तो 0.42 आंसर है तुम्हारा। आया बात समझ में? जिनको नहीं आया मैं वापस लिख के बताती हूँ। जैसे ही हमने पढ़ा हार्डी-वेन्सबर्ग इक्वेशन, तो इसकी इक्वेशन क्या बोलती है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां पे p है तुम्हारा a, q है तुम्हारा स्मॉल a, ठीक है। इसी को और हम कैसे लिख सकते हैं कि p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब उन्होंने जो कैपिटल A है, जो बेसिकली तुम्हारा Q है, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 0.7 दी है। अब तुम इस चीज को रखो यहाँ पे, 0.7 प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जब सॉल्व करोगे तो Q की वैल्यू कितनी आएगी, 0.3 आएगी। कैसे, दोनों का सम टोटल 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 0.3। अब उन्होंने पूछा है बताओ A का मतलब A और A हेट्रोजाइगस कंडीशन कि कितना ज्यादा क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो मुझे बताओ क्या AA इसी फॉर्म में आता है, नहीं, किस फॉर्म में आता है, 2pq के फॉर्म में आता है। तो मतलब A हेट्रोजाइगस कंडीशन कितने फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, 2A और A। आई बात समझ में? इसी को कैसे लिख सकते हैं, 2pq भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने कैपिटल A को P माना है और स्मॉल a को Q माना है, ठीक है। अब A की वैल्यू कितनी है, तो 2 इंटू 0.7, और A की वैल्यू कितनी है, 0.3 इंटू 0.3, ठीक है। तो अब ये कितना आया, 2, ये ब्रैकेट में, ठीक है, तो 2p क्यों लिखते हैं, तो 7 इंटू 3 21 लिखा, 2 डेसिमल है 0, और ये अभी भी मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है। अब इसका क्या आएगा, 2 इंटू 1 हुआ 2, 2 2 4, और ये डेसिमल, तो 0.42। यहाँ देखो ये रहा। बोलोगे मैम बायो में कब से कैलकुलेशन आने लगे, बायो बहुत पहले से कैलकुलेशन से, ठीक है। ये अलग बात है कि तुम इतने कैलकुलेशन नहीं पढ़ते। आई बात समझ में? इजी था। मूव करें आगे। तो हर चीज में यही पैटर्न अपनाएंगे, जहां भी ये इस टाइप का कुछ कैलकुलेशन बोल रहे करने के लिए हम यही पैटर्न तरीका अपनाएंगे। चलो एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे। चलो
तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर। लो आ गया वापस, जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ अर्थ, मतलब ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल तो बहुत पसंद है। अब हमको पता है सबसे लेटेस्ट क्या है, सीनोजोइक, तो सीनोजोइक यहाँ होना चाहिए, पर आर्कियोजोइक और पहले होना चाहिए, मतलब ये चीज यहाँ होनी चाहिए थी, क्रॉस, ठीक है। उसके बाद आर्कियोजोइक ठीक है, पेलियोजोइक ठीक है, प्रोटियोजोइक अच्छा ठीक है, हो सकता है अभी क्वेश्चन मार्क लगा के रखो, सीनोजोइक ठीक है, मीजोजोइक ठीक है, पेलियो, अरे ये सबसे ज्यादा, प्रोटियोजोइक कब से आ गया, तो क्रॉस, मीजोजोइक आर्कियोजोइक यहाँ होना चाहिए, मीजोजोइक और प्रोटियोजोइक और पीछे होना चाहिए, तो क्रॉस। तो करेक्ट आंसर क्या है तुम्हारा सी, पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। बुक में तुम्हारे सिर्फ यही तीनों दिए, मैंने इसके अलावा एक्स्ट्रा भी पढ़ाया है कि पेलियोजोइक के पहले क्या है, आर्कियोजोइक भी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। The major evolutionary advantage of DNA over RNA is that, अब ये हमको पता है कि सबसे पहले RNA आया था, पर वो स्टेबल बन के डीऑक्सी बन के क्या आ गया, DNA बन गया। क्यों? क्योंकि DNA क्या कर सकता है, DNA से DNA बन सकता है, DNA से RNA भी बन सकता है, पर RNA से RNA नहीं बनेगा, RNA से DNA बनेगा, ठीक है, फिर DNA से DNA बनेगा। तो क्या है कि DNA क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। देखो जरा, कैन रेप्लिकेट इन इटसेल्फ, हुआ क्लियर इतना? चलो अच्छा, अब ऑप्शन देख ले, कैन सिंथेसाइज प्रोटीन, नहीं, डीएनए प्रोटीन नहीं सिंथेसाइज करता, आरएनए करता है, तो क्रॉस, ये क्रॉस तो ऑल ऑफ दीज क्रॉस। अब कैन सिंथेसाइज आरएनए, हाँ डीएनए आरएनए सिंथेसाइज कर सकता है, वो तो आरएनए भी कर सकता है, आरएनए आरएनए को भी बना सकता है, बट क्या कि आरएनए डीएनए को बना सकता है, डीएनए आरएनए को भी बना सकता है, पर आरएनए क्या करेगा, तुम्हारा डीएनए को बनाएगा। देखो जरा, अगर सेंट्रल डॉगमा याद हो तो डीएनए को बना सकता है, डीएनए आरएनए भी बना सकता है, और आरएनए फिर बनाएगा प्रोटीन, ठीक है। तो आरएनए कैन सिंथेसाइज प्रोटीन, ये चीज कैन सिंथेसाइज प्रोटीन, डीएनए क्रॉस। उसके बाद कैन सिंथेसाइज आरएनए, हाँ ये तो है, पर ज्यादा सिग्निफिकेंट क्या है, कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, यस, आरएनए टू आरएनए कैन नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ, पर वापस आरएनए टू डीएनए बन सकता है। कैसे बोलोगे मैम, अब थोड़ी ना बनता है, क्यों, वायरस में क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो आरएनए से डीएनए बनता है, एंजाइम होना चाहिए। वापस जो ओरिजिनल जेनेटिक मटेरियल आया था वो क्या था, आरएनए आया था, जिसमें कैपेसिटी थी जो आरएनए से डीएनए बना रहा था, पर आरएनए खुद को नहीं बना पा रहा था, इसलिए ज्यादा स्टेबल क्या था, तुम्हारा डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, मतलब डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जो था तुम्हारा डीएनए। हुआ क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। गलती से ऑल ऑफ द करेक्ट मार्क करके मत आना। कैसे पता चला मैम ये तो सही है, ये भी सही है, आपने बोला था 3 में से 2 100% श्योर हो तो ये है, पर इसके 100% ये भी तो श्योर हो कि ये नहीं है। अब सिंथेसाइज प्रोटीन डीएनए करता है कि आरएनए करता है, आरएनए। तो अगर तुम 100% श्योर हो कि 3 में से 1 नहीं ही है, भले 2 है, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस, तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक कैंसिल तो दूसरा, क्योंकि इसके बारे में तो 100% श्योर हो ना कि ये नहीं है, इसलिए कैंसिल। अब बोलोगे मैं फिर इन दोनों में से कैसे चूज करें, तो फिर तुम बताओ, डीएनए टू डीएनए बन सकता है, डीएनए टू आरएनए बन सकता है, आरएनए टू डीएनए बन सकता है कुछ कंडीशन में, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और पहले, पर आरएनए टू आरएनए नहीं बन सकता, मतलब तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या बची, कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। हुआ क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, Which of the following has the smallest brain capacity? वापस देखो, वापस ह्यूमन इवोल्यूशन पे क्वेश्चन है और क्वेश्चंस आ गए बहुत सारे। तो निएंडरथलिस्ट तो नहीं मैम, क्योंकि सबसे ज्यादा कैपेसिटी थी, हम भी नहीं मैम, क्योंकि हम में निएंडरथल के बाद सबसे ज्यादा कैपेसिटी है। तो कौन है सबसे पहले, होमो हैबिलिस, और फिर निएंडरथल होमो सैपियंस के नीचे कौन था, इरेक्टस, और सबसे कम किसकी थी, होमो हैबिलिस। बताओ होमो हैबिलिस की स्पेशलिटी, ये वही था जो अफ्रीका से माइग्रेट कर गया, ऐसे ही याद रखोगे, ठीक है। और यहां से हम बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद जो फर्स्ट टाइम ह्यूमन लाइक कैरेक्टर आए वो कौन था, होमो हैबिलिस, क्योंकि वहां से जीनस होमो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 आ गया वापस, वही एक ही चीज गोल गोल घूम के आती है। क्या है ये मैम, ये तो हार्डी-वेंसबर्ग प्रिंसिपल है। रिप्रेजेंट एन इक्वेशन यूज इन, किस में बताता है मैम, ये एलील्स का बताता है कि कितने लोगों के पास ए वाला होगा, कितने कैपिटल ए होगा, कितने के पास स्मॉल होगा, मतलब बेसिकली पॉपुलेशन बताता है। तो देखो जरा क्या आया तुम्हारा, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स ही ना एलील्स बता रहे, तो जेनेटिक्स तो क्लियर है, तो मैम जेनेटिक्स तो होना चाहिए, ये हट गया। मॉलिक्यूलर बताता नहीं है, मेंडेलियन नहीं बताता, वापस क्या बताता है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स बताता है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 में मूव करते हैं। Which of the following feature are correct for Homo erectus? अब इरेक्टस के लिए कौन से फीचर्स करेक्ट है, ठीक है। Has a large brain
अराउंड 900 सीसी, बिल्कुल ठीक है। 8 मीट, हाँ होमो इरेक्टस मीट खाता था। अपियर्ड अबाउट 1.5 मिलियन ईयर एगो, बिल्कुल सही। इवॉल्व फ्रॉम होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस पहले आया फिर इरेक्टस आया, तो सब कुछ चीज ठीक है। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या रहा है? ऑल ऑफ दिस। चलो ठीक है, इजी था। अब इसके लिए इजी बोलोगे मैम आपके लिए तो इजी था, अरे इजी नहीं था, तुमको याद करना पड़ेगा तब इजी बनेगा। अब जैसे देखो, अब बोलोगे मैम क्या इसमें रिडक्शन मेथड लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। अगर सपोज करो तुमको ये पता है कि इवॉल्व फ्रॉम होमो हैबिलिस है और ये पता है अपीयर्ड फॉर 1.2 मिलियन ईयर है, मतलब थर्ड और फोर्थ तो होना ही चाहिए। तो देखो अपन ऐसा डिडक्शन मेथड लगा रहे, तो इसमें थर्ड तो होना ही चाहिए, फोर्थ भी होना चाहिए, तो नन ऑफ दिस तो गया। अब आखिरी ऑप्शन बचा जिसमें थर्ड और फोर्थ भी क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया? डेल्टा। या तुम जैसे कंफर्म हो कि मैम क्रेनियल साइज के बारे में थोड़ा डाउट है, ठीक है, डाउट में रहने दो। 8 फीट एकदम याद था, ठीक है, मतलब 2 तो होना ही चाहिए और 4 भी होना ही चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? 2 and 4, ये तो है नहीं, 2 and 4 भी नहीं है, 2 and 4 में नहीं, तो बचा कौन सा? ऑल ऑफ दिस। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पर जनरली ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो तुम याद करके जाओगे ही, ऐसे मैं मान के चल रही हूँ, ठीक है। चलो 21. Variation in gene frequency within population can occur by chance rather than by natural selection. This refer to as, अब देखो वापस वही क्वेश्चन आ गए, कौन से? जेनेटिक ड्रिफ्ट वाले। तो मैम जेनेटिक ड्रिफ्ट पे भी क्वेश्चन है कि क्या हो रहा है कि वेरिएशन आ रहा है फ्रीक्वेंसी में बाय चांस, है ना, गलती से हो रहा है, बाय चांस आ रहा है रादर देन नेचुरल सिलेक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट। बार बार पॉपुलेशन में अलग अलग जीन इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और पर्टिकुलर एक अलग अलग जीन इंट्रोड्यूस हो रहे हैं पॉपुलेशन में, तो उसको भी जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे। अब वही जीन बार बार इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते जा रहे हैं, तो क्या रिजल्ट होगा? हमारी जो पीक है वो शिफ्ट होने लगेगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22. फॉसिल रिमेन ऑफ आर्क्योप्टेरिस इंडिकेट, अरे आर्क्योप्टेरिस तो खुद ही कनेक्टिंग लिंक है, किसकी? रेप्टाइल और बर्ड्स की। तो चलो देख लेते हैं। इट वाज फ्लाइंग रेप्टाइल फ्रॉम ट्रायासिक, अच्छा ठीक है। इट वॉज फ्लाइंग रेप्टाइल फ्रॉम पर्मियन, नहीं। रेप्टाइल गेव राइज टू बर्ड ड्यूरिंग पर्मियन, अच्छा रेप्टाइल गेव राइज टू बर्ड ड्यूरिंग जुरासिक, देखो पर्मियन वर्ड गलत है, ठीक है। फ्लाइंग रेप्टाइल तो था ट्रायासिक से, नहीं जुरासिक में आया था। जुरासिक में हम बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ डायनासोर, और उसी टाइम पे कौन आया? आर्क्योप्टेरिस, तो ये गया बाहर। अब क्या? रेप्टाइल गेव राइज टू बर्ड, बिल्कुल ठीक, क्योंकि कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, तो ये ठीक है। पर ड्यूरिंग जुरासिक, तो देखो यहाँ पे तुमको याद रखना पड़ेगा कि जुरासिक में क्या हुआ? गोल्डन एज ऑफ डायनासोर, साथ में कौन आया? आर्क्योप्टेरिस भी आई। तो यहाँ पे जो पर्मियन और ट्रायासिक लिखा है सब गलत, ठीक है। चलो आगे मूव करें। Question number 23. Select the incorrect match given from the following option. Homo habilis, their brain capacity were between 650 to 800 cc. Homo erectus, its fossil were discovered in Java. अच्छा, नियर्डेथल मैन दे यूज टू हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड, अब ये तो मैम सही है, सही नहीं पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है तो क्रॉस। रामापिथिकस अरोज इन अफ्रीका एंड मूव अक्रॉस कॉन्टिनेंट एंड डेवलप इनटू डिस्टिंक्ट रेस, अच्छा अब इनकरेक्ट पूछा है, तो रामापिथिकस नहीं था, कौन था भैया? होमो हैबिलिस था। तो होमो हैबिलिस की ब्रेन कैपेसिटी ठीक है, होमो हैबिलिस में ही सबसे कम क्रेनियल कैपेसिटी थी, वो भी ठीक है, पर उन्होंने मेंशन नहीं किया है। होमो इरेक्टस फॉसिल डिस्कवर हुआ था, इरेक्टस का हमने जावा सुमात्रा मैंने बताया था, तो ये भी सही है, पर पूछा गलत है, इसलिए क्रॉस। और ये तो एकदम 110% गलत है, क्योंकि देखो ये एक ही क्वेश्चन आ गया, वापस 2 क्वेश्चन आ गए होमो हैबिलिस पे, तो रामापिथिकस नहीं था, कौन था? होमो हैबिलिस, जो माइग्रेट किया था। तो मैम मतलब नियंडरथल पे क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, होमो हैबिलिस पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसके बाद तुम्हारे रामापिथिकस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं कंफ्यूज करने के लिए, बिल्कुल ठीक। चलो आगे मूव करते हैं। 24 वापस आ गया, देखो कौन सा भाई? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, हार्डी-वेन्सबर्ग प्रिंसिपल क्या बताता है? पॉपुलेशन में किसी पर्टिकुलर एलील की फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ही चल रहा है, ठीक है। कहाँ पढ़ा था हमने? जेनेटिक ड्रिफ्ट में पढ़ा था। क्यों? क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या हो रहा है? एक पर्टिकुलर जीन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है वेरिएशन के कारण, एकदम रैंडम, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू नहीं। चलो, इफ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट मतलब ए कि कितनी है? 60%। चलो ये परसेंटेज मतलब क्या होता है? जल्दी ये बताओ सबसे पहले। 60% मतलब डिवाइडेड बाय 100, तो 100 के ये 0 कैंसिल, मतलब 0.6 है। तो अगर ए जो है कैपिटल ए है 0.6 है, वापस तो स्मॉल ए कितना हो गया? मैम कैसे पता? अरे बाइनोमियल इक्वेशन लगाओ। अगर ए को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ पी से, तो पी स्क्वायर प्लस, और ए स्मॉल ए को रिप्रेजेंट कर रही हूँ क्यू से, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसमें मैंने रखा, अगर ये 0.6 है और ये 1 है, तो 1 माइनस 0.6 कितना हुआ तुम्हारा? 0.4। तो ये सीधे सीधे आ गया कि ये है 0.4, ठीक है।
अच्छा, इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब क्या है ये होमोजाइगस होमोजाइगस और ये है हेट्रोजाइगस। ठीक है, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन, ये परसेंटेज निकालना है, बस सारी वैल्यूज लिख दो। 2 इंटू पी क्या है तुम्हारा 0.6 इंटू क्या 0.4, सॉल्व कर लो तो कितना आएगा 6 1 6 6 2 12 6 18 6 4 24, तो 24 लिखा, पॉइंट लगाया, इंटू 2 किया, जरा बताओ क्या आंसर आएगा, 8 और 4.08 मतलब 48। अभी देखो ये मैम ये तो 0.48 है ना, तो ये परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करो जरा, क्या है आंसर 48। अब बोलोगे मैम ये कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, अरे जैसे इसको किया था 60 को तुमने क्या किया था 0.6 से, मतलब उसको डिवाइड कर दिया था, अब इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे, जिससे डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई करो, तो ये था तुमने मल्टीप्लाई किया 100 से, ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, ये कैंसिल, आ गया समझ में, 48% हुआ क्लियर। चलो आगे मूव करें, इजी था, एक ही इक्वेशन पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 25, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म as observed in peppered moth prove that, अच्छा ये हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन के अंडर में, उसी को मेलेनिज्म बोलते हैं, और जो मॉथ थी जिसको क्या बोलते हैं पेपर्ड मॉथ, याद करो क्या थी कहानी मैम, कहानी ये थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले पोल्यूशन नहीं था, सिंस पोल्यूशन नहीं था तो ट्री के बार्क पे लाइकेन उगता था, लाइकेन का कलर व्हाइट था, दो कलर की मॉथ मिलती थी, व्हाइट कलर और पेपर्ड कलर, तो सिंस व्हाइट जो है वो बैकग्राउंड में आराम से छुप जाती थी, तो उस टाइम में पेपर्ड कलर की मॉथ का नंबर कम मिलता था। ठीक है, फिर आया इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उससे निकला धुआं, सुट, है ना, तो धुआं कहाँ जाके जम गया, इसी इस पे लाइकेन हट गया, तो उस वजह से अब किसका कैमोफ्लेज होने लगा, जो पेपर्ड मॉथ है वो छुपने लगी और व्हाइट वाली इजीली हंट होने लगी। तो ये क्या हो रहा है, ये सिलेक्शन हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन बिफोर आवर आइज, इवोल्यूशन बिफोर आवर आइज, है ना। चलो अब वो पूछ रहे बताओ क्या प्रूव करता है, द मेलेनिक फॉर्म ऑफ द मॉथ हैज नो सिलेक्टिव एडवांटेज ओवर लाइटर फॉर्म इन इंडस्ट्रियल एरिया। अच्छा वो बोल रहे इंडस्ट्रियल एरा में द मेलेनिक फॉर्म ऑफ मॉथ हैज नो सिलेक्टिव, अरे मेलेनिक, अच्छा ओवर लाइटर फॉर्म, मेलेनिक वाले को कोई फायदा नहीं था ओवर लाइटर फॉर्म, ये लाइटर फॉर्म गलत नहीं लिखा है, लाइटर और मेलेनिक एक ही चीज तो बता रहे हैं, तो ये आंसर क्या गया, कैंसिल हो गया। चलो बी देखते हैं, द लाइटर फॉर्म मॉथ हैज नो सिलेक्टिव एडवांटेज ईदर इन पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल एरिया और नॉन पॉल्यूटेड, नहीं लाइटर वाले को तो फायदा था कब, नॉन पॉल्यूटेड में, क्योंकि क्या लाइकेन के बैकग्राउंड में छुप जाती थी, तो गलत। मेलेनाइज मतलब व्हाइट वाले, ठीक है, इज अ पॉल्यूशन जनरेटेड फीचर, नहीं ये तो नॉन पॉल्यूटेड जनरेटर फीचर था, क्रॉस। द ट्रू ब्लैक मेलेनिक फॉर्म अराइज बाय रिकरिंग रैंडम म्यूटेशन, हर चीज क्या हो रही थी देखो, अब ये बोल सकते हैं क्यों, पहले से पॉपुलेशन में व्हाइट वाले भी थी और डार्क वाले भी थी, मतलब ट्रू ब्लैक वाले भी थी, पर ये हुआ कैसे था, रैंडम म्यूटेशन होते रहते, अब नॉर्मल व्हाइट होते थे तो हो सकता है कुछ डिफेक्ट हो गया और वो ब्लैक वाली आ गई हो पॉपुलेशन में, पर इसमें स्टार्टिंग में ब्लैक वाली को फायदा नहीं हुआ, पर जब क्या आया इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो ब्लैक वाली को फायदा हो गया। हुआ क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, द ट्रू ब्लैक मेलेनिक फॉर्म अराइज बाय रिकरिंग रैंडम म्यूटेशन। अब वापस यहाँ मेलेनिक मतलब व्हाइट वाली मेलेनिज्म है ना, अच्छा सॉरी नॉट व्हाइट वाली, मेलेनिक मतलब डार्क वाली, ठीक है, और लाइट वाली, तो यहाँ बोल रहे थे मेलेनिक फॉर्म ऑफ मॉथ हैज नो सिलेक्टिव एडवांटेज, अरे मेलेनिक वाले को ही एडवांटेज था इंडस्ट्रियल एरिया में, क्यों, इंडस्ट्रियल के टाइम पे क्या था, इंडस्ट्रियल के टाइम पे मैम था पॉल्यूशन, बहुत बढ़िया, जब पॉल्यूशन था तो बताओ लाइकेन था क्या, नहीं था, तो बार्क कैसी थी, जो बार्क है ट्री की वो कैसी थी, डार्क थी, और डार्क में इजीली कौन छुप जाएगा, जो खुद भी डार्क रहेगा, तो डार्क को बोलने का तरीका मेलेनिक, ठीक है, आई क्या बात समझ में, तो डार्क में तो छुप जाएगा, उसको फायदा ही फायदा है, यहाँ पे लिखा है नो सिलेक्टिव एडवांटेज, अरे है सिलेक्टिव एडवांटेज, ये स्टेटमेंट ही गलत है इसलिए क्रॉस लगाया। फिर उन्होंने बोला कि लाइटर वाली को कोई एडवांटेज नहीं था, ना पॉल्यूटेड में ना नॉन पॉल्यूटेड में, अरे भैया पॉल्यूटेड में नहीं था पर नॉन पॉल्यूटेड में था, क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तो बार्क पे कौन उग रहा था, लाइकेन उग रहा था, वो खुद कौन से कलर का था, लाइट कलर का था, तो लाइट कलर में इजीली छुप कौन रहा था, लाइट कलर की मौत छुप रही थी, तो ये तो था ना, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। उसके बाद मेलेनिज्म इज अ पॉपुलेशन जनरेटेड फीचर, जो मेलेनिज्म है वो पॉपुलेशन जनरेटेड, नहीं पॉपुलेशन नहीं, ये तो म्यूटेशन, रैंडम म्यूटेशन जनरेशन फीचर है, और वो भी कैसा, रिकरिंग रैंडम म्यूटेशन। हुआ क्लियर, मूव करें आगे, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। द शिप
शिप जैसे बोला किसकी याद आई? डार्विन की। कौन सा शिप का नाम क्या था? HMS बीगल। द शिप ऑन विच डार्विन वाज अपॉइंटेड एज नेचुरलिस्ट वाज, बंगाल नहीं है ना, द सीगल में मत मार के आना, क्या है? बीगल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट बोल रहे हैं। लेमार्क थ्योरी कौन सी थी? यूज एंड डिसयूज। ये तो स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, गलत। स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस नेचुरल सिलेक्शन किसकी थी? डार्विन की थी। तो डार्विन थ्योरी यूज एंड डिसयूज, अरे पूरा गलत लिख के दिखाया। क्वेश्चन क्या पूछा है? करेक्ट। बायोजेनेटिक लॉ, रिकैपिटुलेशन थ्योरी, हाँ इसका दूसरा नाम था बायोजेनेटिक लॉ या फिर रिकैपिटुलेशन थ्योरी, और ऑल ऑफ द वो तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि हम वापस वही चीज यहाँ पे हम डिडक्टिव अप्रोच लगा सकते हैं। 3 में से 2 कंफर्म है कि नहीं है, तो तुम्हारा ऑप्शन तो डी तो नहीं ही है ना? तो तुम्हारा बच क्या गया अगर ऐसे उस तरीके से सोच रहे हो, और अगर तुम्हें याद है तो बहुत अच्छी बात है, बायोजेनेटिक लॉ या रिकैपिटुलेशन थ्योरी। अब देखो मैं एक बात बताती हूँ, अगर याद करके जाओगे तो तुम्हारा टाइम बचेगा और तुम 110% श्योर होगे। ये जो डिडक्शन थ्योरी वो तब लगाओगे जब तुम्हारे क्वेश्चन में से कुछ इन्फॉर्मेशन तुमको याद है और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं याद है, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन याद है और जो नई इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। ठीक है, आई बात समझ में? पर ऐसा जनरली होगा नहीं, तो उस जगह पे हम डिडक्शन थ्योरी लगाते हैं। ठीक है, डिडक्शन मेथड यूज करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द आइडिया ऑफ म्यूटेशन वाज ब्रॉट फॉर्थ बाय, म्यूटेशन किसकी थ्योरी थी? ह्यूगो डी वेरीज की। देख लो तो सीधा साधा आंसर है। मेंडल ने क्या किया था? मैम डोमिनेंस के लॉ दिए थे या जेनेटिक्स के लॉ दिए थे, डोमिनेंस नहीं बोल सकते। हार्डी विंसबर्ग का क्या था? प्रिंसिपल था। क्या था? ग्राफ बताता था, पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी बताता, एलिलिक फ्रीक्वेंसी बताता। चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला था? नेचुरल सिलेक्शन बताया था। चलो 29, होमोलोगस ऑर्गेनार, होमोलोगस मतलब क्या सेम रहे? वो स्ट्रक्चर में सेम रहे, फंक्शन में अलग रहे। वापस सीधा सीधा द सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, डिफरेंट इन फंक्शन, ठीक है, डिफरेंट इन बेसिक फंक्शन, नहीं बेसिक स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, सिमिलर इन फंक्शन, ये तो एनालोगस है। सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर विद सिमिलर फंक्शन, सिमिलर फंक्शन नहीं डिफरेंट फंक्शन, ये वाला सही जा रहा है। डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं विद डिफरेंट फंक्शन, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। ठीक है, कि बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहे, फंक्शन अलग अलग हो। चलो, इवोल्यूशन ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन इन, अब बताओ म्यूटेशन हो रहा है और इवोल्यूशन भी हो रहा है, तो हमारे बॉडी में 2 टाइप के सेल्स होते हैं। कौन कौन से समझते हैं? सबसे पहले सेल होता है हमारी बॉडी में, एक को बोलते हैं सोमैटिक सेल, ठीक है, और ये मैं बता चुकी हूँ, वापस रिपीट करें। दूसरे को बोलते हैं जर्म सेल या फिर जर्मिनेटिव सेल। अच्छा, सोमैटिक सेल को ही दूसरा नाम रहता है वेजिटेटिव सेल। अब बोलोगे दोनों में अंतर क्या है? जो सोमैटिक सेल मतलब ये सेल हो गए, वो सेल जो मैं अपने लाइफ टाइम, अपने मरने तक मैं खुद के लिए यूज करें, उनको क्या बोलोगे तुम? जो सोमैटिक सेल या फिर वेजिटेटिव सेल, ठीक है, वेजिटेटिव सेल। दूसरे सेल कौन से हुए? जर्म सेल या फिर गैमीट्स। अच्छा, ये वो सेल है जो मैं अपने लिए नहीं यूज करूंगी, अपने अगली जनरेशन को दूंगी। तो मुझे बताओ, उन्होंने बोला म्यूटेशन हो रहा है, कहाँ होगा? जो इवोल्यूशन में मदद कर रहा है, मतलब इवोल्यूशन ऑकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन। इवोल्यूशन होता है जो रिजल्ट किसका है? म्यूटेशन पर म्यूटेशन का, पर कौन से सेल में? उन सेल में जो मैं अपने पास अपने मरने तक मैं यूज करने वाली हूँ, या उन सेल में जो मैं अगली जनरेशन को पास ऑन करने वाली हूँ? मैम अगली जनरेशन को। तो अगली जनरेशन मतलब क्या? जर्म सेल या गैमीट सेल। तो देखो, सोमैटिक डीएनए नहीं, सोमैटिक आरएनए नहीं, जर्म प्लस डीएनए की जर्म प्लस आरएनए। आरएनए तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए की आरएनए? डीएनए। तो तुम्हारा आंसर क्या रहा? जर्म प्लस डीएनए। हुआ क्लियर? अब यहाँ पे तुम्हें सोमैटिक और जर्म प्लाज्म, बहुत बार जर्म सेल को जर्म प्लाज्म भी बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे मूव करें, तो क्वेश्चन नंबर 31। तो देखो क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस फिट इन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन थ्योरी प्रपोज बाय चार्ल्स डार्विन एंड अल्फ्रेड वॉलेस। मतलब ये बेसिकली एडेप्टिव रेडिएशन इन लोगों ने दी थी, है ना, और नेचुरल सिलेक्शन बोला था, और फिर वापस तुम्हारा एलोपैट्रिक स्पीशीज का भी पूरी कहानी बोली थी, होमोलॉजी भी बोली थी। मतलब इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। अब अपन को सारी चीजें दिमाग में याद रखनी है और फिर शुरू करना है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का और रिलेटेड। तो वेरिएशन, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज, ओवर पॉपुलेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। वेरिएशन ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज, ओवर पॉपुलेशन जरूरी नहीं, नेचुरल सिलेक्शन। चलो बी देख लेते हैं। वेरिएशन ओवर, अच्छा ये सीक्वेंस है, मतलब ओवर पॉपुलेशन। अब देखो बाद में ये क्या है, वापस कीवर्ड क्या है? सीक्वेंस। अपन को सीक्वेंस मेंटेन करना है, ठीक है। तो वेरिएशन आया,
फिर कंसिस्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज रही, ओवर पॉपुलेशन हुआ, नेचुरल सिलेक्शन। तो आखिरी में तो इतना क्लियर है कि मैम आखिरी में क्या आना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन। तो देख लो भैया नेचुरल सिलेक्शन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। आगे अब कहानी शुरू कहाँ से होती है, हमेशा ओवर पॉपुलाइज्ड ही रहती है, उसके बाद कोई चीज शुरू होती है। तो देखो जरा, तो ओवर पॉपुलेशन सबसे पहले होना चाहिए, फिर उसमें से कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन निकल गई, आइसोलेट हो गई, माइग्रेट हो गई, मतलब मैम सबसे पहली जगह क्या होना चाहिए, ओवर पॉपुलेशन। अब यहाँ पे बीच में ओवर पॉपुलेशन, यहाँ पे बीच में, तो ये क्या हो गया, डिडक्शन मेथड से ये दोनों कैंसल। बच कौन से गए, सी और डी। ओवर पॉपुलेशन है सबसे पहले, अब उसमें से क्या हुआ, कुछ में आया वेरिएशन और फिर वो निकल गए। तो अब उन्होंने निकलने मतलब माइग्रेशन की तो बात नहीं की है, ना ही ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की बात की है, पर वेरिएशन की बात की है। मतलब सेकंड में क्या आना चाहिए, वेरिएशन, और यही वेरिएशन कंसिस्टेंटली वो पॉपुलेशन में एक्सप्रेस होना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या आया तुम्हारा, सी। बोलोगे मैम ये कैसे सॉल्व किया, समझो बात को, वापस ध्यान से सुनो कि देखो इन्होंने कुछ टर्म्स दिए और क्या बोल रही मैं, कुछ टर्म्स को सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है। तो इतना पता है कि नेचुरल सिलेक्शन आखिरी होना चाहिए, तो हमने देखा नेचुरल सिलेक्शन आखिरी सब में है, ठीक है। पर सबसे पहले कहानी इन लोगों की शुरू कहां से होती है कि एक बड़ी पॉपुलेशन थी, बड़ी मतलब क्या, ओवर साइज पॉपुलेशन थी, उसमें से थोड़ी सी पॉपुलेशन या तो माइग्रेट कर गई या थोड़ी सी पॉपुलेशन क्या हो गई, ज्योग्राफिकल आइसोलेट हो गई, फिर वहां पे एनवायरमेंटल में अडेप्ट किया, चेंज हुआ, म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन का रिजल्ट क्या हुआ, वेरिएशन। मतलब सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, बड़ी पॉपुलेशन, या तो बिग पॉपुलेशन बोलो या तो ओवर साइज बोलो। तो देखो सबसे पहले वेरिएशन आना चाहिए क्या, नहीं, सबसे पहले क्या आना चाहिए, ओवर साइज पॉपुलेशन। जैसे मैंने देखा यहाँ वेरिएशन है, तो ये दो ऑप्शन मैंने क्या कर दिए, कैंसिल। फिर यहाँ पे मैंने देखा ओवर साइज पॉपुलेशन है, ठीक है, क्या हुई, चली गई कहीं और। तो ना इन्होंने वर्ड माइग्रेशन दिया है, ना वर्ड ज्योग्राफिकल आइसोलेशन दिया है, अब गई कहीं और, नए हैबिटेट भी नहीं दिया है। उसके बाद क्या हुआ, वहां पे म्यूटेशन भी नहीं दिया है। पर म्यूटेशन का रिजल्ट क्या होता है, वेरिएशन। मतलब मैम सेकंड नंबर पे क्या आना चाहिए, वेरिएशन। तो देखो यहाँ पे सेकंड नंबर में वेरिएशन है, अब यहाँ पे वेरिएशन नहीं है। फिर वेरिएशन आने के बाद क्या होना चाहिए, वो पॉपुलेशन का साइज कंसिस्टेंटली मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि एक कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद जब तुम देखोगे ये एक्चुअल पॉपुलेशन अलग लगेगी, वो पॉपुलेशन अलग लगेगी, और उसमें से जो नई अब पॉपुलेशन बनी है वो कैसे सिलेक्ट होगी, थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। तो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज एंड नेचुरल सिलेक्शन। हुआ क्या इतना क्लियर। तो यहां पे तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर के होते हैं खत्म। क्या करोगे, वेबसाइट पे जाओगे, जो भी टॉपिक्स बचे हैं या फिर सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं तो प्लीज जाके उनको अटेम्प्ट करो। टाइम बहुत कम है, जितना आज पढ़ा रही हो पूरा का पूरा याद कर लो। कैसे करोगे, जाओगे वेबसाइट पे, ये होम पेज आएगा, यहाँ पे नीचे CUET सिलेक्ट करोगे। जैसे ही CUET सिलेक्ट करोगे तुमको सारे अलग अलग सब्जेक्ट दिखेंगे, अपना सब्जेक्ट चूज करो। यहाँ पे अलग अलग क्या लगे रहेंगे, चैप्टर्स लगे रहेंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेंगे और टॉपिक वाइज MCQ भी रहेंगे। सबको सॉल्व करना है, सुनते रहना है, बने रहना है मेरे साथ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और हमें मिलके CUET का एग्जाम क्रैक करना है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहो और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहो।